आज हिंदी चैप्टर 1 पार्ट 1 बहादुर। इस वीडियो में एक छोटे से बच्चे के बारे में बात की जा रही है जो अपने घर से भाग जाता है। क्यों भागता है, कैसे क्या होता है उसके साथ, ये सब हम इस वीडियो में कहानी के थ्रू समझेंगे। आपने कम उम्र के अनेक लड़के लड़कियों को कारखानों, चाय की दुकानों या फिर घरों में काम करते देखा होगा। आपकी इच्छा होती होगी कि उनके विषय में कुछ जानें, जैसे कि वे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, विभिन्न परिस्थितियों का सामना वे कैसे करते हैं। संभव है कि इस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो। बहादुर एक ऐसे किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आता है। वहाँ एक घर में एक नौकरी करने लगता है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वह इस घर से भी भाग जाता है। वह ऐसा क्यों करता है, आइए जानते हैं। सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसे कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकठई शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था और उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। ये उस टाइप की सिचुएशन है जब बहादुर घर के लोगों के सामने खड़ा था। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उनके सभी के घर नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सिर देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। उसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। मीन्स रात दिन जब भी मैं घर जाता तो वो नौकर रखने की माला जपती। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई होगी इस दुनिया में? वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था। बहादुर कौन सा है? नेपाली लड़का है, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ अब सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर में काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। स्वाभाविक चीज़ है, उसका बाप अगर युद्ध में मारा गया है तो उसकी माँ को उसके बेटे से थोड़ी सी आस होगी कि वो काम धाम में कुछ हाथ बटाए। लेकिन बहादुर अभी बहुत ही छोटा बच्चा है, उसे इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो वो उसका ध्यान पूरा मस्ती में रहता है, खेल कूद की ओर रहता है। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसीलिए वह बहुत चिढ़ता था। एक भैंस थी जो उसकी माँ को बड़ी प्रिय थी। एक दिन उसने उसे बहुत ही पीटा। क्यों? किस वजह से? क्योंकि उसकी माँ उससे ज़्यादा उस भैंस को चाहती है, ऐसा उसको लगा। तो उस बात से उसने चिढ़कर उसको पीट दिया। मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? ज़रूर उसने उसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसे वहीं कहराता हुआ छोड़कर घर लौट आई। जब भैंस उसकी माँ के पास जाती है
तो उसकी माँ ने सोचा कि बेचारे ये बेजान जानवर चरना छोड़कर मेरे पास क्यों आ गया। और उसने जब बहादुर आया तो उसकी भैंस की पिटाई का काल्पनिक अनुमान लगाकर उसकी 2 गुना पिटाई की और वहीं पे उसको कहराता हुआ छोड़कर घर चली आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। वो घर नहीं गया। उसको वो भी माँ से बड़ा गुस्सा हो गया और वो घर नहीं गया, पूरी रात जंगल में ही छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी छुपके घुसकर घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अतः में 9 2 11 हो गया। मीन्स 2 रुपये लेकर वो घर से भाग जाता है। वहाँ से 6 मील की दूरी पर एक बस स्टेशन था जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या क्या हिदायतें दी। शायद यही कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना ही घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शौर सीख जाएगा। पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शौर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वहाँ किसी के यहाँ न जाए और किसी का काम ना करे। जब वो बहादुर लेखक के घर आता है तो उसको सारी हिदायतें दी जाती हैं कि भाई यहाँ जैसे आम लोग रहते हैं, घर के बच्चे रहते हैं, वैसे ही तुझे रखा जाएगा, बस तू ठीक से काम करना अपना। और निर्मला यानी कि जो लेखक की वाइफ है, उसने भी कुछ हिदायतें दे डाली कि यहाँ पे पड़ोसियों के घर नहीं जाना, उनका काम नहीं करना, सिर्फ हमारे घर का काम करना। बाहर के लोग बड़े तुच्छ हैं, पड़ोसी बड़े तुच्छ है। कोई बाज़ार से अगर कुछ लाने को बोले तो बोल देना अभी आता हूँ, ऐसा कहकर अंदर आ जाना। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें, और ना जाने क्या क्या बात उसे समझाई गई। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। उसका नाम पूरा था दिल बहादुर। निर्मला ने दिल शब्द उड़ा दिया और सिर्फ उसका नाम हो गया बहादुर। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ले पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के सवाल करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए, तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने की और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला भी आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भुनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि 100-150 की महीनावारी भले ही उस पर खर्च हो जाए, लेकिन उसको ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर वही पेड़ की पुलई पर नजर आता। पुलई यानी कि जो वृक्ष है उसकी चोटी पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। दोपहर में कपड़े भी धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनवाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं ही सब्जी और रोटी बनाती।
निर्मला की उसको बहुत फिक्र रहती। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह कुछ दवाइयाँ ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखता तो कहता, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अनुभव सुनाते। जब हमारे पापा हमारे घर दफ्तर से मीन्स ऑफिस से जब घर आते हैं तो हम जैसे सब मिलकर बैठ जाते हैं कि पापा आज तो ऐसा हुआ, पापा आज तो ऐसा हुआ, आज वो आए थे, आज ये हुआ। उसी तरह जब लेखक घर पे जाता तो घर के सारे लोग उसके सामने बैठ जाते कि आज तो ऐसा हुआ, आज तो ये लोग आए थे, ये मिलने आए थे। उसी तरह बहादुर भी आता, बाद में वह भी आता। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगती। लेखक क्या बोलता है कि जब वो मेरे पास आकर ऐसी बातें करता तो मुझे इच्छा होती कि मैं इसके साथ और बातें करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं थोड़ा गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगता, ज़्यादा बात ना करता। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपने माँ की याद नहीं आती है? नहीं। क्यों? तो बहादुर कहता है, वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे रखी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बस्कट पर अपना बिस्तर बिछाता था। बस्कट मानी बांस से बनी चारपाई, उसको बस्कट बोलते हैं। उसके ऊपर अपना बिस्तर बिछाता, वह बिस्तर पर बैठते और जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। हमने नेपाली लोगों का पहनावा देखा है, उनकी टोपी कैसी होती है, गोल। वह बिस्तर पर बैठते और जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। हमने नेपाली लोगों का पहनावा देखा है, उनकी टोपी कैसी होती है, गोल होती है। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से निकलकर उसके बस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नाव। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हमें समझ नहीं आता था, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। बहादुर रात को क्या करता था? अपनी जेब से कुछ चीज़ें निकालता था, जिसमें क्या होता था, कुछ गोलियां होती थी, पुराने ताश की गड्डियाँ होती थी, कुछ खूबसूरत से पत्थर के टुकड़े होते थे, ब्लेड होती थी, कागज़ की नाव होती थी। वो थोड़ी देर उससे खेलता था। उसके बाद में वो नेपाल का था, तो वो क्या पहाड़ी गाने गाता था, तो थोड़ी देर वो पहाड़ी गाने गुनगुनाता था। लेकिन उसका मतलब लेखक के घर वालों को समझ में नहीं आता था, लेकिन उसकी उदासी, उस गाने की उदासी पूरे घर में छा जाती थी, जैसे कि पहाड़ की निर्जनता में कोई अपने बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मज़े में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहता। अब मैं मोहल्ले के लोगों के बारे में पहले से भी तुच्छ समझने लगा था। मैं किसी से सीधे मुंह बात ना करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था।
दूसरों के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही नौकर रख सकता है, घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने से नौकर ले आऊँगा, और वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमचमा सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली काम करना हो तो वह बहादुर को आवाज़ देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई है उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले ना उठते। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रौब दौब से रहने वाला कायल था। उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली। उसके लेखक के बड़े लड़के का नाम है किशोर। उससे ऐसा महसूस हुआ कि ये नौकर होकर इस घर में छा रहा है, इसको अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, फलतः अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने से पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी है, रोज़ ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश करवाता और मुक्कियाँ भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती है। जब ऐसा होता तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ भी छोड़ देता, यानी कि उसको कभी कभी मार भी देता। किशोर बहादुर को कभी कभी गालियाँ भी देता और उसको मार भी देता, क्योंकि घर का इतना सारा काम है तो बहादुर बच्चा है, उससे कभी कुछ भूल हो जाती तो उसे मारता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख पे किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। जब लेखक को इस बारे में पता चला कि बहादुर को किशोर मारता है या उसकी किसी भूल पर उसको गालियाँ देता है, तो लेखक ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तो लेखक ने अपने मन में क्या सोचा कि एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, मीन्स बहादुर भी गलती करता होगा तभी उसको मार पड़ती है। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूर खड़ी हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तो उसका काम करने से बहादुर ने मना कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। लेखक ने बहादुर से पूछा कि तुमने किशोर की साइकिल साफ क्यों नहीं की, तो वह रोते हुए क्या बोलता है कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को लाकर क्यों खड़ा कर दिया। मैं जानता था कि किशोर उसको भी और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा तो कहा नहीं जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ गंभीर दायित्व भी थे। लेखक को थोड़ी हंसी आ गई उनकी बातें सुनकर। बहादुर ने साइकिल साफ नहीं की क्योंकि किशोर ने उसको गाली दी, सुअर का बच्चा बोला। तो बहादुर ने बोला कि तुमने मेरे बाप को लाकर क्यों खड़ा कर दिया, सुअर का बच्चा। बेशक वो गाली उसके बाप पर पड़ती थी। अभी लेखक क्या करता है,
मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदत ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई रखेगा क्या? जाकर दूसरे घर में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्द ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर रात तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उससे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटी बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वो अपनी रोटियां खुद बना ले, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाएगी। यह बात निर्मला को जच गई थी और उसने रात में ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। निर्मला ने क्या कहा, पड़ोसी की बात सुनकर उसने सबके लिए रोटियां बनाई, लेकिन बहादुर के लिए रोटी नहीं सेकी। उसने घर की रोटियां बनाई और चौके में से यानी चूल्हे पर से उठ गई। तो बहादुर का मुंह उतर गया कि मेरे लिए रोटियां क्यों नहीं बनाई। तो वो चुपचाप खड़ा हो गया वहीं पे वहीं। निर्मला ने पूछा, क्या हो गया रे? वह कुछ नहीं बोला। चल, चुपचाप अपनी बना रोटी तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो उनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए रोटियां मैंने बनाई, उनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। निर्मला क्या कहती है कि नौकर अपना काम खुद करते हैं, तो तू अभी से खुद के लिए रोटियां बना और खुद खा, वरना पूरी रात तुझे भूखा सोना पड़ेगा। मैं तेरे लिए रोटी नहीं बनाने वाली। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। तो निर्मला को और भी गुस्सा आया। उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए किशोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी तुझे मारती होगी। चल, बना रोटी।